Hello everyone, welcome to the second lecture of class 10 for the chapter Reflection of Light. So my name is Nikhil and I am very excited to welcome you all to the second session of this chapter. So आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. So we will be discussing about the reflection and laws of reflection. तो आज के इस सेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है वो रिफ्लेक्शन और उनके लॉज के बारे में हम लोग देखेंगे. सो आई होप आप सब लोग एक्साइटेड हो. इवन आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू टेल यू ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक. सो क्लास को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्लासेस के दौरान आप हमेशा एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठो ताकि क्लासेस के जो रनिंग नोट्स है वो आप बनाओ और जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको आप साथ साथ नोट करते चलो ताकि चीज़ें रिवाइज करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी ये सारे. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिलेज. और आई होप कि आपने इसके पहले वाला लेक्चर देख लिया होगा, लेक्चर नंबर 1. तो अगर सपोज आपने अभी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है और आप यहाँ से देख रहे हो तो चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले तो आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की थी लाइट के जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में और आगे आने वाले चैप्टर में, उसका जो ब्रीफ हिस्ट्री है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें डेवलप हुई, वो हमने डिस्कस किया. साथ ही साथ हमने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे डुअल नेचर क्या होता है, लाइट के हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े जो कि आगे भी हमें काफ़ी हेल्प करेंगी. तो इन चीज़ों को क्लियर रखने के लिए आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद इस सेकंड लेक्चर से कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको आज का जो कंटेंट होने वाला है वो बेहतर ढंग से समझ में आएगा. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. और लेट मी टेल यू कि आज का जो पूरा सेशन होने वाला है उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. तो आज के इस सेशन का, आज के इस वीडियो का जो मेन कंटेंट है वो ये 4 टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस. तो ये 4 टॉपिक्स आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे और इन चारों टॉपिक्स के बारे में जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा. सो आप बस इस वीडियो के साथ बने रहिए और लास्ट में आप देखोगे कि आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी. सो just be with me and let's get started with the first topic of the day, which is what is reflection of light. So अगर हम लोग लाइट के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था कि लाइट जो है वो डुअल नेचर फॉलो करता है, राइट. लाइट के पास डुअल नेचर है. अब डुअल नेचर का मतलब क्या होता है? सो डुअल नेचर का मतलब होता है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और साथ ही साथ उसके पास वेव नेचर भी है, राइट. मतलब जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है लाइट का, उसमें क्या बताया गया कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है. लेकिन वेव थियोरी ऑफ लाइट में हमने ये पढ़ा कि जो लाइट है वो ना तो वो पार्टिकल के जैसा नहीं, वो वेव के जैसा है, ठीक है. तो जब चीज़ें आगे बढ़ी, जब अलग अलग फेनोमेनाज हमने डिस्कवर किए, उसके बारे में जब हमने स्टडी किया तो हमें पता चला कि जो लाइट है वो दोनों नेचर को फॉलो करता है. दैट मीन्स कि वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है, साथ ही साथ वेव नेचर भी शो करता है. तो आखिर ये दोनों नेचर जब एक साथ है लाइट के अंदर, तो इसलिए हमने क्या बोला कि जो लाइट है वो डुअल नेचर है, लाइट हैज़ डुअल नेचर. तो अगर हम लोग लाइट की बात करें तो लाइट को हम लोग एज इट इज़ कैसा देखते हैं? रेज ऑफ लाइट के फॉर्म में या बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में, राइट. सो रेज ऑफ लाइट क्या होता है? सिंगल स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. जैसे हमने बात की थी कि लाइट के पार्टिकल्स होते हैं फोटॉन्स, है ना. तो जब फोटॉन्स एक सिंगल स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रेज ऑफ लाइट. वहीं पे अगर हम लोग दो से ज़्यादा रेज ऑफ लाइट को एक साथ देखें तो उसको हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट, राइट. तो यहाँ पे अब सपोज करो आपकी कोई सोर्स है, लाइट एमिट कर रहा है, वहाँ से लाइट ट्रैवल कर रहा है. तो जब वो किसी सरफेस से टकराता है, राइट, तो सरफेस से टकराने के बाद लाइट का क्या होता है? लाइट का होता है रिफ्लेक्शन. अब वो जो रिफ्लेक्शन है वो क्यों हो रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे रिफ्लेक्शन का जो डेफिनेशन है वो ये होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे बोला कि लाइट का जब बाउंस बैक होगा कहाँ से? पॉलिश्ड सरफेस से, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो अगर हम लोग अपने आसपास में देखेंगे तो क्या आपको सारे सरफेसेस पॉलिश दिखते हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि हमने अपने आसपास में कोई भी सरफेस आप देखो, जैसे अपने रूम के वॉल्स को देख लो, तो क्या वो पॉलिश सरफेस है? बिल्कुल नहीं, वो तो रफ सरफेस है, राइट, वो डल सरफेस है. तो इसका मतलब क्या लाइट का रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ पॉलिश सरफेस से होता है? क्या लाइट रफ सरफेस से या डल सरफेस से टकराने के बाद उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है? तो ऐसा है कि लाइट का 100% रिफ्लेक्शन होना, कंप्लीट रिफ्लेक्शन होना, वो तभी पॉसिबल है
जब सरफेस कैसा होगा, पॉलिश होगा। और इवन अगर डल सरफेस से सपोज लाइट आया और डल सरफेस से टकराता है, तो डल सरफेस से टकराने के बाद भी लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, बट जो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है वो अलग तरीके से होता है। तो आज के सेशन में हम लोग ये भी समझेंगे कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो आई होप कि आप सबको रिफ्लेक्शन क्या है वो समझ में आ गया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश सरफेस। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पे सरफेस की बात करें तो क्या लाइट के रिफ्लेक्शन होने के लिए सरफेस कुछ स्पेशल होने चाहिए? तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे सरफेस की बात करें तो सरफेस जो है वो या तो स्मूथ हो सकता है, राइट, या फिर और वो रफ हो सकता है। तो या तो स्मूथ सरफेस होगा या तो रफ सरफेस होगा। तो उस केस में आप क्या देखोगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन दोनों सरफेसेस से पॉसिबल है। स्मूथ सरफेस का एग्जांपल आप जैसे अगर देखोगे तो प्लेन मिरर हो गया है ना, प्लेन मिरर से जब भी लाइट टकराता है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, तो वो स्मूथ सरफेस है। वहीं अगर लाइट वॉल्स से टकराते हैं तो वॉल से टकराने के बाद भी उनका रिफ्लेक्शन होता है। तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि लाइट अगर हमारे सपोज रूम में एक लाइट बल्ब है तो जब उस बल्ब से लाइट रेज निकल रहे हैं तो वो पूरे रूम को लाइट अप क्यों करते हैं? तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि जो लाइट रेज निकल रहे हैं वो रफ सरफेसेस यानी कि वॉल से टकराते हैं और वॉल से टकराने के बाद वो चारों तरफ रिफ्लेक्ट होते हैं जिससे कि पूरा रूम जो है वो लाइट अप हो जाता है। सो दैट इज द रीजन। तो यानी कि जो रिफ्लेक्शन हो सकता है वो रफ सरफेस से भी हो सकता है और स्मूथ सरफेस से भी हो सकता है। तो आई होप आप सबको रिफ्लेक्शन के बारे में एक क्लियर आइडिया लग रहा है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो लाइट, कोई भी लाइट रे आया, अगर वो किसी सरफेस से टकराता है तो सरफेस से टकराने के बाद उसका बाउंस बैक होता है। बाउंस बैक क्यों हो रहा है? अब अगर इसको हम लोग लॉजिकली समझे तो लाइट के अंदर पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स। तो फोटॉन्स जब टकराते हैं, जैसे आप देखोगे कि अगर हमने एक टेनिस बॉल को दीवार पे फेंका, राइट, तो दीवार पे टकराने के बाद वो बाउंस बैक करता है, वो पीछे की तरफ आता है, राइट। तो ऐसा ही कुछ आप एनालॉग्स से यहाँ पे समझ सकते हो इस एनालॉजी को यूज करके कि लाइट के अंदर भी तो पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स। तो जब वो लाइट रेज किसी सरफेस से टकराएंगे तो वो फोटॉन्स भी उस सरफेस से टकरा रहे हैं और वो फोटॉन्स उस सरफेस से टकराने के बाद क्या होते हैं, उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक करते हैं। इसी फेनोमेना को हमने क्या कहा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो मूविंग ऑन, अब हम लोग अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन तो आप देखो कि हर जगह पे होगा, कहीं पे भी लाइट आएगा किसी भी सरफेस से टकराएगा। तो सरफेस से टकराने के बाद जब वो बाउंस बैक करता है तो उस केस में यहाँ पे कुछ लॉज आते हैं जो कि उस लाइट रेज को फॉलो करने होते हैं। यानी कि जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो वो ये सारे लॉज को फॉलो जरूर करेंगे। अब ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये एक्चुअल में क्या है? सो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर आपको स्टेटमेंट दिखाऊं कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें वो बेसिकली है क्या, तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो दो तरीके के, मतलब दो लॉज हैं यहाँ पे। तो एक हमारा फर्स्ट लॉ है और दूसरा हमारा सेकेंड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को समझने से पहले, अब इस स्लाइड पे हम लोग वापस आएंगे, बट इसके पहले मैं आप लोगों को चीज़ें और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए मैं आपके साथ एक डायग्राम डिस्कस करूंगा। तो आई वॉन्ट यू टू मेक द सेम डायग्राम इन योर नोटबुक एज वेल, ठीक है। तो ये डायग्राम आप अपने नोटबुक में भी बनाइएगा, राइट। तो डायग्राम्स में हम लोग ये देखने वाले हैं कि लाइट का जब रिफ्लेक्शन होगा तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान से देखनी है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्या क्या आएंगे, जो लॉज है वो हम लोग वहीं से सीखेंगे। और साथ ही साथ जब हम लोग उस डायग्राम को डिस्कस कर रहे होंगे तो हमारे इस डायग्राम में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, उन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी हम लोग वहाँ पे समझेंगे। सो यहाँ पे जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके लिए जो मैंने डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम के लिए हमें चाहिए एक सरफेस। तो अभी फिलहाल के लिए जो हमारा सरफेस है वो हम लोग कौन से सरफेस को कंसीडर करने वाले हैं? तो हमारा जो सरफेस होने वाला है वो होने वाला है स्मूथ सरफेस। तो हम लोग अभी फिलहाल स्मूथ सरफेस को यूज करेंगे। सो लेट्स से यहाँ पे हमारा ये आ गया स्मूथ सरफेस, ओके। सो आई होप सबको ये आप सबको दिख रहा है, ये तो स्मूथ सरफेस है। अब लाइट रेस को हमें शो करना है, तो लाइट रेस को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के और उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं एक एरो। और एरो हमें क्या बताता है? जो एरोज हैं वो हमें लाइट के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को बताते हैं। यानी कि लाइट, अगर अब हमें पता है कि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को फॉलो करता है, यानी कि जब भी लाइट रेज ट्रैवल करेंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। तो अब लाइट रेज को अगर हमें फिजिकली यानी कि अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में, डायग्राम्स में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन को यूज करते हैं और डायरेक्शन को शो करने के लिए उस पर हम लोग क्या लगाते हैं, एरोज मार्क करते हैं, राइट। तो ये सपोज हमारे पास ये प्लेन सरफेस है।
अब इस प्लेन सरफेस के ऊपर, ये प्लेन पॉलिश सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, अब इस सरफेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं एक लाइट रे जो कि इस सरफेस की तरफ आ रहा है। तो सपोज ये जो लाइट रे है वो इस तरीके से सरफेस की तरफ आया और इस सरफेस के इस पॉइंट पे टकराने के बाद अब इसका क्या होगा, क्योंकि ये जो सरफेस हमने रखा है वो बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस है, तो यहाँ पे लाइट इस सरफेस से टकराने के बाद यहाँ से बाउंस बैक करेंगे, उसी मीडियम में वापस चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप मान के चलो कि ये लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। और अब अगर इसको हम लोग एरो से शो करें तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा दिखा सकते हैं कि ये जो लाइट है वो इस सरफेस की तरफ आ रहा है और यहाँ से टकराने के बाद ये जो लाइट है, ये जो लाइट की रे है, ये सरफेस से दूर जा रही है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इनकमिंग रे और ये हो गया आउटगोइंग रे। अब इसका एक बेटर नेम हम लोग यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स में यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी इनकमिंग रेज होते हैं ना, इन इनकमिंग रेज को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। तो इस डायग्राम पे अगर हम लोग सबसे पहले टर्म की बात करें तो सबसे पहला टर्म जो यहाँ पे है हमारा वो है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जब लाइट रेस सरफेस से टकराने के बाद दूर जाते हैं तो उस लाइट रे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे। जो कि आउटगोइंग रेज है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, और जो इनकमिंग रेज है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रेज। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो लाइट रे यहाँ पे सरफेस की तरफ आया तो सरफेस के इस पॉइंट से टकराने के बाद ही इसका रिफ्लेक्शन हुआ है। अगर सपोज ये लाइट रे यहाँ पे आता तो इस पॉइंट से टकरा के रिफ्लेक्ट होता, अगर ये लाइट रे यहाँ पे हिट करता, यहाँ पे स्ट्राइक करता तो इस पॉइंट से टकरा के रिफ्लेक्ट होता। तो जिस पॉइंट पे लाइट रेज एक सरफेस को स्ट्राइक करते हैं, द पॉइंट वेयर इट स्ट्राइक्स द सरफेस, जैसे ये वाला पॉइंट, इस पिक्चर में ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं पॉइंट पी से और इसको कहा जाता है, तो ये हमारा तीसरा टर्म होगा विच इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। तो ये हमारा तीसरा टर्म है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स वगैरह भी मिलते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड लॉ में यहाँ पे जो टर्म्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली इन एंगल्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। अब वो इमेजिनरी लाइन का कुछ खासियत भी है। तो बेसिकली जो वो इमेजिनरी लाइन हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना होता है ना, वो बेसिकली हम लोग कैसा ड्रॉ करते हैं, तो कुछ इस तरीके से। तो हम लोग सबसे पहले तो डॉटेड लाइन का यूज करेंगे और इमेजिनरी लाइन है, अब जैसे ये जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस है ना, तो इस प्लेन सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर वो लाइन जाना चाहिए। जैसा कि अगर समझो कि सपोज ये हमारा प्लेन सरफेस है और ये मान लेते हैं नॉर्मल है, तो इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से हमें क्या बनाना होता है, एक इमेजिनरी लाइन बनाना होता है और इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ओके, और नॉर्मल हमेशा हम लोग कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा वहाँ पे हमें नॉर्मल को ड्रॉ करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे नॉर्मल हम लोग बनाएंगे। ओके, तो ये आ गया हमारा नॉर्मल, और नॉर्मल को अपने डायग्राम्स में हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एन से। ओके, तो यहाँ पे ये एन क्या हो गया हमारा, नॉर्मल, नॉर्मल जिसको हम लोग कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारे इस डायग्राम का जो इम्पोर्टेंट टर्म्स का ये फोर्थ टर्म है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई दिस नॉर्मल इज इम्पॉर्टेंट टू अस। तो ये नॉर्मल हमें एंगल्स को मेजर करने के लिए हेल्प करता है, एंगल्स को मेजर करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली हम लोग किस एंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें जिस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग इस अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, वो ये वाले एंगल्स हैं, एक ये वाला एंगल और एक हमारा ये वाला एंगल। तो बेसिकली आप इस एंगल को कैसे नाम दोगे, तो आप देखो ध्यान से, ये नॉर्मल लाइन है और ये कौन सा रे है, ये इंसिडेंट रे है। तो जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर आई से। ठीक है, स्मॉल लेटर आई से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, दिस इज, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, सो दिस आई इज डिनोटिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है
इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे हम अपने डायग्राम्स में डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर r से. So this is angle of reflection. So angle of incidence and angle of reflection are basically angles which are formed between incident ray and normal and reflected ray and normal respectively. Okay, तो ये जो हमारा पूरा डायग्राम है अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बट अभी इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को वहीं पे आता है. ठीक है, तो बेसिकली अब उसको समझने से पहले यहाँ पे जो अभी हमने जो टर्म्स लिखे हैं ना, इस टर्म्स को हम लोग थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, या एक काम करते हैं पहले हम लोग उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे तो जब हमने ये डायग्राम बनाया है तो ये डायग्राम में एक प्लेन सरफेस है जो कि जहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट. अब इस प्लेन सरफेस के ऊपर आप देखोगे तो हमने 3 लाइंस बनाए हैं. बेसिकली ये हो गया एक लाइन जो कि इंसिडेंट रे खुद है, ये दूसरा लाइन जो कि रिफ्लेक्टेड रे है, और ये तीसरा लाइन जो कि नॉर्मल है. तो ये जो 3 लाइंस है ना, ये 3 लाइंस जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो ये तीनों लाइन एक ही प्लेन में लाई करते हैं. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है, या सेम प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है? तो उसके लिए लेट मी मेक अ डायग्राम. यहाँ पे अब मैं आपको एक प्लेन से समझाने की कोशिश करता हूँ. सो फॉर दैट लेट अस टेक अ रेक्टेंगल. अब प्लेन अगर हमें डिनोट करना है, प्लेन हमें बनाना है, तो हम लोग एक रेक्टेंगल को यूज करेंगे. सो लेट्स से इट विल गो समथिंग लाइक दिस. एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जो प्लेन है ना वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होना चाहिए कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पे हमने बनाया एक प्लेन सरफेस. अब आप इस प्लेन सरफेस को ध्यान से देखो. क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्लेन सरफेस कुछ ऐसा सरफेस है जिसमें आपको इंसिडेंट रे भी दिख रहा है, नॉर्मल भी इसी प्लेन सरफेस में दिख रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन सरफेस में दिख रहा है, राइट. तो अभी फिलहाल इस डायग्राम के हिसाब से तो ये तीनों एक ही प्लेन में दिख रहे हैं. बट क्या हो अगर सपोज हमने इंसिडेंट रे को इस प्लेन से बाहर निकाल दिया, मतलब अब ये प्लेन इस प्लेन में था, अब यहाँ पे इंसिडेंट रे को हमने थोड़ा चेंज करके इस पॉइंट पे ले आए, और वहाँ पे जो अब रिफ्लेक्टेड, अब जो ये इंसिडेंट रे है वो किसी और पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि अब वो इस प्लेन से बाहर निकल चुका है. तो क्या जब ये इंसिडेंट रे का प्लेन चेंज करेंगे हम लोग और वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा तो नॉर्मल भी चेंज हो जाएगा, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे अभी भी इसी प्लेन में लाई करेगा या वो भी अपना प्लेन चेंज कर लेगा? तो ऐसा होता है कि जब भी किसी सरफेस पे इंसिडेंट रे टकराता है, जिस पॉइंट पे वो टकराया है वहाँ पे आप नॉर्मल बनाओगे. अब जहाँ पे ये दोनों लाई कर रहे हैं उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी आएगा. रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. तो अगर सपोज इंसिडेंट रे के प्लेन को हमने चेंज किया, अब इंसिडेंट रे इस प्लेन में है, इस प्लेन में, पहले इस प्लेन में था, अब इस प्लेन में है, तो इंसिडेंट रे अगर इस प्लेन में आ रहा है, नॉर्मल भी इसी प्लेन में हम लोग बनाएंगे, तो आप देखोगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो भी उसी प्लेन में हमेशा आएगा, सेम प्लेन में लाई करते हैं. तो ये तीनों जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो ये 3 लाइंस जो है ना वो हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी हैव द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे ये जो 1 लिखा हुआ है इसको आप समझ सकते हो, ये हमारे रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, किस जगह पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर. ये तीनों कहाँ पे हम लोग देखते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर. और उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हमने प्लेन सरफेस बनाया है, उसी प्लेन सरफेस में आपको ये तीनों लाई करते हुए दिखेंगे, एक ही प्लेन में लाई करते हुए दिखेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विथ इट. अब इस डायग्राम पे हम लोग वापस आते हैं. अब यहाँ पे एक चीज आप देखोगे ध्यान से, तो अभी फिलहाल ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना के रखा है ना. तो अगर सपोज हमने कुछ ऐसा चेंजेस किया कि या तो आप इस एंगल को थोड़ा कम करो या इस एंगल को थोड़ा बढ़ा के देखो, ठीक है, आपको एंगल्स को चेंज करना है. ठीक है, सपोज एक सोर्स ऑफ लाइट है, लेजर है, उससे हमने एंगल्स को बढ़ाया, एंगल्स को घटाया, तो उसके वजह से जब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता या घटता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्या फर्क देखने को मिलता है हमें? तो ऐसा होता है कि अगर आप सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हो तो उसके साथ साथ देखोगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा. अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम कर रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? कम होगा. तो
अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस के घटने से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन घट रहा है, इसका मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ऐसा होता है कि ये दोनों हमेशा आपस में इक्वल भी होते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज अगर यहाँ पे 45 डिग्री है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा विच इज 45 डिग्री। तो इसीलिए जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये बोलता है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करोगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर करोगे तो वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल पाए जाएंगे, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली वो अपने आप को इक्वल कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन के समय लाइट जब रिफ्लेक्ट होता है तो हमेशा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा जिस एंगल पे लाइट उस सरफेस पे टकरा रहा था। और एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लोग, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल लाइन, ठीक है। जो इमेजिनरी लाइन उस सरफेस के परपेंडिकुलर हम लोग बनाते हैं, उसी नॉर्मल से हम लोग क्या करते हैं, एंगल्स को मेजर करते हैं, राइट। तो आई होप आप सबको ये जो डायग्राम है वो अभी फिलहाल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और दोनों लॉज जो हमने यहाँ पे देखा वो भी आपको क्लियर हो गया है। तो अब मैं इस स्लाइड के ऊपर आपको इन सारे टर्म्स के डेफिनेशंस बता देता हूँ। तो आप डेफिनेशंस को साथ साथ यहाँ पे नोट कर सकते हो। और ये डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जब आते हैं ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम लोग भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं, राइट। तो अगर आपको पहले से इन टर्म्स का मतलब समझ में आ गया तो आप जब क्वेश्चंस करोगे ना तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझने में काफ़ी हेल्प करेंगी, क्वेश्चंस को बनाने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म ओनली, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म जो है वो उसका अगर हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें, सो व्हाट इज इंसिडेंट रे। सो अगर हम लोग इंसिडेंट रे की बात करें, सो इंसिडेंट रे इज बेसिकली द रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली अपने आप में एक रे ऑफ लाइट है। सो द रे ऑफ लाइट which strikes the plane surface, which strikes the plane surface is called incident ray. तो इंसिडेंट रे क्या होगा, वैसा रे ऑफ लाइट जो कि सरफेस को स्ट्राइक करता है, राइट। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि द इनकमिंग रे ऑफ लाइट, the ray of light which is coming towards the surface is called incident ray. So definitions आप खुद ब खुद बना सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। बस हाँ, याद ये रखना है कि डायग्राम आपको, अगर आपको डायग्राम याद हो गया ना, डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो आप डायग्राम को देखते हुए आप डेफिनेशंस आप खुद ब खुद लिख सकते हो। सो रिफ्लेक्टेड रे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि द रे ऑफ लाइट which goes away from the surface, जो surface से दूर जा रहा हो, goes away from the surface after reflection, reflection के बाद जो light rays surface से दूर जाते हुए दिखती हैं उसको हम लोग कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं reflected ray. So we can simply say after reflection the ray of light which goes away from the surface after reflection is known as reflected ray. Okay, coming on to the next one which is normal. Now what is normal? अब जो नॉर्मल का डेफिनेशन है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, नंबर 4 करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सो नॉर्मल क्या होता है, तो सबसे पहली बात कि हमने इसको डॉटेड लाइन से बनाया है, तो ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है, मतलब ये सॉलिड लाइन है, इसका मतलब ये रियल लाइन है, मतलब ऐसा रे हमें दिखता है, राइट। बट ये नॉर्मल तो दिखता नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। सो नॉर्मल को जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो हमें बताना है कि ये इमेजिनरी लाइन है। सो एन इमेजिनरी लाइन विच पासेज, जो कि कहाँ से पास हो रहा है, आप देखोगे ये जो लाइन है ना वो हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही पास होता है। तो एन इमेजिनरी लाइन विच passes through the
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अच्छा थर्ड यहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को भी डिफाइन करेंगे, तो पहले इसको करना चाहिए था फिर नॉर्मल को, बट आई होप कि आप सबको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्लियर हो रहा है। सो जो पास करता है कहाँ से, थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और साथ साथ हमें ये भी बताना होगा कि ये एक्चुअल में सरफेस की कैसे है। तो सरफेस के आप देखोगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है ये, राइट, 90 डिग्री एंगल पे होता है। सो पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट राइट एंगल्स, ठीक है, एट राइट एंगल्स, वरना इस पॉइंट से तो बहुत सारे लाइंस पास हो रहे हैं, ये भी एक लाइन इसी पॉइंट से पास हो रहा है, ये लाइन भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, बट ये एंगल्स क्या बना रहे हैं, एंगल्स डिफरेंट हैं इनके, लेकिन इसका जो एंगल है वो क्या है, हमेशा 90 डिग्री रहता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो नॉर्मल का डेफिनेशन है वो क्या आ रहा है कि एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट राइट एंगल्स इज नोन एज नॉर्मल, इज नोन एज नॉर्मल। और आप सबको नॉर्मल का रिप्रेजेंटेशन पता है, इसको हम लोग कैपिटल लेटर n से डिनोट करते हैं, राइट। नाउ लेट अस गो अहेड एंड लेट अस डिफाइन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्विकली। सो व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो अगर हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात करें, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये वो पॉइंट होता है जहां पे इंसिडेंट रे सरफेस को स्ट्राइक करता है। सो वी कैन सिंपली से द पॉइंट वेयर द incident ray strikes the surface is known as point of incidence. Point of incidence. Okay, so I hope all of you are clear so far. अभी तक हमने जितने टर्म्स डिफाइन किए हैं वो सब आप सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने इन दोनों एंगल्स को डिफाइन कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं यहाँ पे, राइट। सो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, अब आप देख फिगर से आप देख के बताओ कि ये जो एंगल है वो कहाँ बन रहा है। तो आप देखोगे कि जो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन भी हम लोग कुछ उसी तरीके से लिखते हैं कि द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर हम लोग बात करें अपने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, सो व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो it can be the angle formed between the reflected ray and the normal तो जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जैसा कि हमें सेकेंड लॉ में बताया गया, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये आपस में हमेशा क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल। सो वी कैन से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू या इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया हमारा एंगल को या फिर सेकेंड लॉ को मैथमेटिकली लिखने का तरीका। सो मैथमेटिकली हम लोग कुछ इस तरीके से लिख के बताते हैं, ओके। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स एज वेल एज द डायग्राम। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने लिखे हैं आप इसको नोट कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई होप सबको यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है, राइट, ओके। सो नाउ विद दिस, अगर अब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ लिया, एक बार आप स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ, ओके। तो ये आ गया हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज सेकेंड लॉ, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, ऑलवेज, दे आर ऑलवेज इक्वल। एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे। सो दैट इज व्हाट वी हैव। नाउ लेट अस मूव अहेड, और अब जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझा है, उस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करके अब हम लोग ये समझेंगे कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं।
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो आज अब इस टॉपिक को मैं बताने से पहले आपको मैं कुछ इमेजेस दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो आप देखो यहाँ पे ये पहला इमेज, अभी जो पहला इमेज है इसमें आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक सीन है, लाइक एक माउंटेन है, आगे कुछ ट्रीज हैं, है ना, और यहाँ पे एक आगे क्या है, एक तालाब है, आप बोल सकते हो कि लेक है या पॉन्ड है, ठीक है, एक छोटा सा पानी का एक क्या बोल सकते हो आप, रिजर्वॉयर है ये, मतलब एक तरह से लेक बोल सकते हो, पॉन्ड बोल सकते हैं, है ना। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, सबसे पहले आप इस चीज़ को नोटिस करना कि ये जो पानी है, ये जो वाटर है इसमें ना, वो बिल्कुल स्टिल है। स्टिल वाटर का मतलब होता है कि पानी शांत है, इसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, राइट, कोई वेव्स वगैरह कुछ नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है पानी के सरफेस में, ये बिल्कुल स्टिल वाटर है। और जब ये वाटर बिल्कुल स्टिल है तो ये कैसा सरफेस बन चुका है, तो अगर हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि दो तरह के सरफेसेस होते हैं, या तो स्मूथ सरफेस होगा या तो रफ सरफेस होगा, तो यहाँ पे ये जो स्टिल वाटर का सरफेस है ना, वो अभी फिलहाल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एज अ स्मूथ सरफेस। और जब स्मूथ सरफेस से आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो पहाड़ है, ये जो पेड़ पौधे हैं, उनका एक इमेज बन रहा है यहाँ पे, और इमेज ऐसा बन रहा है कि आप जैसा पहाड़ को देख रहे हो ना, वैसा ही उसका इमेज भी दिख रहा है, जैसा पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको, वैसे ही उसके इमेजेस भी दिख रहे हैं इस पानी के अंदर, है ना। चाहे आप इधर देख लो या इधर देख लो, आपको सेम टू सेम इमेजेस दिख रहे हैं, यानी कि बिल्कुल क्लियर इमेजेस बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये इमेज बन जो रहा है, ये जो इमेज बन रहा है यहाँ पे, वो बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर में उनका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। वाटर में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, बट यहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है अभी हम लोग उसको समझेंगे। इसके पहले मैं आपको एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ, दूसरा पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी बिल्कुल एक सीन क्रिएट है, मतलब एक सीन है, ठीक है, जहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में आप देखोगे काफ़ी सारे पेड़ हैं, है ना, ऊपर क्लाउड्स वगैरह हैं, फिर बीच में एक इस पानी के अंदर में भी कुछ छोटा सा एक लैंड का पीस है जिस पे कुछ पेड़ पौधे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखो इस पानी को, पीछे वाले डायग्राम में जो पानी था वो बिल्कुल स्टिल वाटर था, है ना, बट यहाँ पे जो वाटर है वो स्टिल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे वेव्स बन रहे हैं ना, वेव्स बनते हुए देख रहे होगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुका है। अब डिस्टर्बेंस की वजह से क्या आपको इस ऑब्जेक्ट का, अगर हम लोग इसको बोले कि ये ऑब्जेक्ट है या ये पेड़ है, इस पेड़ का जो इमेज है, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है पानी के अंदर, क्या आपको वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इज इट क्लियर। तो आप क्या देखोगे ध्यान से, तो ये थोड़ा ब्लर हो गया है ना, ये बिल्कुल क्लियर तो नहीं बन रहा है, यानी कि जैसा पेड़ है वैसा यहाँ पे कुछ तो नहीं दिख रहा है। बट इसके पहले वाले डायग्राम में आप देखोगे तो आपको बिल्कुल ये जो पहाड़ है उसका बिल्कुल क्लियर इमेज दिख रहा है ना, एग्जैक्ट सेम दिख रहा है। चाहे आप यहाँ देखो या यहाँ देखो, आपको इमेजेस एकदम बिल्कुल सेम दिखेंगे, है ना, ये जो रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल सेम दिख रहा है। बट ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे जो इमेज है, रिफ्लेक्शन हो तो रहा है बट इमेज क्लियर नहीं बन पा रहा, है ना। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो स्टिल वाटर नहीं है, वो यहाँ पे डिस्टर्ब वाटर है, यहाँ पे पानी जो है वो वेव्स बन रहे हैं इसमें, जिसके वजह से ये रफ सरफेस के जैसा बिहेव कर रहा है। और रफ सरफेस में यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो थोड़ा अलग ढंग से हो रहा है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे सरफेसेस हो गए दो तरह के, एक हो गया हमारा स्मूथ सरफेस, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, और एक हो गया हमारा रफ सरफेस, तो रिफ्लेक्शन यहाँ से भी हो रहा है। तो यहाँ पे जब स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा, जब सरफेस कैसे होंगे, स्मूथ। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाने वाले हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक सरफेस बना के दिखाता हूँ। तो लेट से ये हमारा क्या हो गया, एक प्लेन सरफेस हो गया, है ना, ये हमारा प्लेन सरफेस है। और अब इस प्लेन सरफेस पे हमें करने क्या है, ठीक है, अब रिफ्लेक्शन को समझना है तो उसके लिए लाइट रेज तो आनी चाहिए ना, क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो लाइट रेज को हम लोग बनाएंगे, और लाइट रेज कुछ ऐसे बनेंगे कि हाँ वो सरफेस की तरफ आ रहे हैं। और लाइट रेज नहीं, इस बार हमें क्या चाहिए, हमें बीम ऑफ लाइट चाहिए। और बीम कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे जितने भी लाइट रेज होंगे वो सारे पैरेलल होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सपोज ये हमने एक रे, लाइट का एक रे बनाया, फिर उसके पैरेलल हमने एक रे और बना लिया, ओके, इसके पैरेलल एक रे और बना लिया हमने, और इसके पैरेलल एक रे हमने और ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे हमने रेज ऑफ लाइट बनाए हैं, बीम ऑफ लाइट बनाए हैं, और सारे बीम ऑफ लाइट जो यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट है उसमें जो रेज आप देख रहे हो वो सारे क्या है, पैरेलल। तो अभी फिलहाल ये जो बीम ऑफ लाइट है वो कौन सा बीम ऑफ लाइट है, तो क्योंकि ये सरफेस की तरफ आ रहा है ना, सो दीज आर कमिंग टूवर्ड्स द सरफेस। सो उस वजह से आप बोलोगे कि हाँ ये जो बीम ऑफ लाइट है वो कौन सा हो गया,
दीज आर इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है। अब होगा क्या, तो आप देखो यहाँ पे ये जो बीम ऑफ लाइट है उसमें एक रे ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा रे है ना, तो यहाँ पे हमने टोटल 4 रेज बनाए हैं। अब हर रेज का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो अलग अलग है, इस चीज को आप ध्यान से सुनना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है। अब जब रिफ्लेक्शन करवाना है हमें, तो रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे हर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल बनाएंगे। तो हर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हमें नॉर्मल बनाना है तो हम लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन को यूज करेंगे, और सपोज करो कि इस पॉइंट का जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसा जा रहा है ना। नॉर्मल कैसा दिखेगा, बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ पे भी सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस इस पॉइंट पे इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जितने भी नॉर्मल्स हमने बनाए हैं ये सारे क्या दिख रहे हैं आपको, सरफेस के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। बट यहाँ पे हुआ क्या ना, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए सारे नॉर्मल्स भी क्या दिख रहे हैं आपको, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि सारे नॉर्मल्स आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ऑल द नॉर्मल्स एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये सारे पैरेलल एक दूसरे के। अब जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना चाहिए, जो कि अब यहाँ पे आप देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बन रहे होंगे, तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद आप क्या देखोगे कि एंगल तो सेम होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यही कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हर एक लाइट रे का ना रिफ्लेक्टेड रे बनाने का कोशिश करते हैं। तो ये हो गया इंसिडेंट रे नंबर 1। अब इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा कुछ ऐसा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें एंगल्स को सेम रखना है, तो एंगल्स को सेम रखते हुए हमने कुछ इस तरीके से बना लिया। यहाँ पे भी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ ऐसा जाएगा, एंगल्स को सेम रखना है हमें। यहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी कुछ ऐसा जा रहा है। सो यहाँ पे आप देखोगे हर पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई कराते हुए जो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज बनाए हैं, है ना, रिफ्लेक्टेड रेज बनाए हैं हमने। सो these reflected rays are basically they are looking parallel to each other, ठीक है। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जो रेज यहाँ पे जा रहे हैं ना, जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे आप देखोगे, आप डेफिनेशन नंबर पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला गया कि द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट is reflected as a parallel beam in one direction। तो ये पैरेलल बीम के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हुआ है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है ये सारा, ऐसा नहीं कि ये लाइट इधर जा रहा है, ये लाइट इधर जा रहा है, ये सारे लाइट रेज एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे इस रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, these are called, this is called regular reflection of light। और ये रिफ्लेक्शन कब होगा, when it is possible। so this type of reflection occurs only from the smooth surfaces। ये सिर्फ और सिर्फ स्मूथ सरफेसेस से होते हैं। स्मूथ सरफेस में क्या हो सकता है, प्लेन मिरर हो सकता है, या जो अभी हमने इमेज देखा था उसमें स्टिल वाटर था, स्टिल वाटर हो सकता है। तो सरफेस जब जब स्मूथ होगा और जब जब वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तब आप देखोगे कि उस रिफ्लेक्शन को हम लोग कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन में सारे बीम ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल क्यों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हमने नॉर्मल बनाया है ना, 4 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस थे, चारों पॉइंट पे जो हमने नॉर्मल कंस्ट्रक्ट किया, दीज नॉर्मल्स आर ऑलवेज पैरेलल। यहाँ पे जो नॉर्मल्स है वो खुद पैरेलल है, उस वजह से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो इक्वल होने की वजह से, ठीक है। तो अब क्योंकि इंसिडेंट रे भी पैरेलल थे, तो यहाँ पे हर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ सेम एंगल बना रहा है ना। अगर ये 30 डिग्री बना रहा है तो ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30 बना रहा है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। उस वजह से जितने लाइट रिफ्लेक्ट हुए हैं वो भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हुए हैं। इस वजह से यहाँ पे सारे लाइट रेज, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने की वजह से इनको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो अब ये 4th पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी इमेज बनता है ना, कभी भी इमेज बनेगा तो उस केस में रेगुलर रिफ्लेक्शन जब होगा
तो उस केस में जो इमेज हमेशा बनेगा वो हमेशा क्लियर बनेगा, क्लियर इमेज बनेगा। जैसे जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप अपने आप को बिल्कुल क्लियर देख सकते हो, राइट। इवन अगर स्टिल वाटर में अगर आप देख रहे हो तो आप अपने आप को क्लियर देख सकते हो। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन के वजह से जो इमेज बनते हैं वो ऑलवेज कैसे बनते हैं? तो हमेशा क्लियर इमेज का फॉर्मेशन होता है, ऑलवेज। इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए, ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, ठीक है, कि सरफेस से होता है। एग्जांपल्स भी देख लिए हमने, क्यों होता है और कैसा इमेज फॉर्म होता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हो। और अब हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन को समझ लिया, अब हम लोग इसके बाद समझते हैं कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन? तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पहली बात की जो सरफेस होने वाली है वो रफ सरफेस होने वाली है, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे सरफेस को रफ करें, है ना, रफ सरफेस बनाते हैं, रफ सरफेस कैसा दिखेगा? आपको कहीं पे बम्प्स दिखेंगे, कहीं पे हॉलोज दिखेंगे। तो बम्प्स और हॉलोज के कारण यहाँ पे जो ये सरफेस है वो कैसा हो गया? रफ सरफेस। इसके पहले वाले में ये जो सरफेस था ये कैसा है? ये हमने स्मूथ सरफेस बनाया है, तो ये हो गया हमारा स्मूथ सरफेस, और ये हो गया हमारा रफ सरफेस। सो दिस इज आवर रफ सरफेस। तो अब रफ सरफेस पे भी हमें क्या करना है? हमें काफी सारे इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट लेके आना है। मतलब हमें क्या करना है? हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो लेके आना है। तो सपोज यहाँ पे हमने एक बीम ऑफ लाइट बनाया, लेट अस मेक अ बीम ऑफ लाइट ओवर हियर, इस पॉइंट पे हमने बनाया, है ना। उसके बाद हमने इसके पैरेलल, अब यहाँ पे जो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है वो पैरेलल ही आएगा, है ना, दे विल बी ऑलवेज पैरेलल। उसके बाद ये हो गया कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और एक और बना लेते हैं हम लोग इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे बनाते हैं। तो यहाँ पे 4 अलग पॉइंट्स पे हमने क्या बनाए हैं? हमने इंसिडेंट जो ये बीम ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है वो हमने यहाँ पे बनाया। सो ये हो गया हमारा पहला इंसिडेंट रे, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और ये सारे के सारे क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे, तो अब हमें फिर से क्या करना है? इनका रिफ्लेक्शन देखना है, तो उसके लिए नॉर्मल चाहिए होगा ना। लेकिन अब इस, क्योंकि ये सरफेस रफ है ना, तो सरफेस रफ होने की वजह से यहाँ पे जो अब नॉर्मल बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा कि वो सारे एक डायरेक्शन में तो नहीं रहने वाले। क्यों नहीं रहने वाले? क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो सरफेस का ओरिएंटेशन, अब ये सरफेस नीचे जा रहा है, तो नीचे अगर जा रहा है सरफेस तो नॉर्मल ऐसा जाएगा ना, इसके बिल्कुल ऐसे नॉर्मल। अब अगर सरफेस ऐसा हुआ तो नॉर्मल ऐसे हो गया, सरफेस अगर ऐसे हुआ तो नॉर्मल ऐसा हुआ, सरफेस ऐसा हुआ तो नॉर्मल। तो आप देख रहे हो कि सरफेस का ओरिएंटेशन बदलने से नॉर्मल का ओरिएंटेशन बदलता जाएगा, है ना, नॉर्मल का ओरिएंटेशन बदलेगा। तो अगर हमने इस सरफेस पे नॉर्मल बनाया, तो अब देखो ये सरफेस थोड़ा यहाँ पे तो स्मूथ जैसा ही दिख रहा है, मतलब सीधा ही दिख रहा है। तो जो यहाँ पे नॉर्मल हम लोग बनाएंगे ना, तो नॉर्मल हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही बनेगा, है ना, कुछ इस तरीके से। तो हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे बना दिया नॉर्मल। अब आप देखो यहाँ पे जो नॉर्मल है वो बिल्कुल ऐसा है, मतलब सरफेस ऐसे है तो नॉर्मल कैसा बनेगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे तो आपको नॉर्मल कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से, ओके। यहाँ पे सरफेस देखो आप ऐसा जा रहा है नीचे की तरफ, तो इसका नॉर्मल कैसा जाएगा? ऐसा जाना चाहिए ना, तो नॉर्मल यहाँ जा रहा है। ये थोड़ा सा सीधा दिख रहा है बट हल्का सा टिल्टेड है, तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसा जाएगा, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से नॉर्मल्स हमने यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे बना लिए। अब जब हमने नॉर्मल्स बना लिया है तो अब हमें बनाना है पैरेलल बीम ऑफ। अब यहाँ पे लाइट का जब रिफ्लेक्शन होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से इस पॉइंट से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होने चाहिए। तो कुछ ऐसा जाएगा लाइट, राइट। अब यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा जाएगा, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता हुआ दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो ये कुछ रिफ्लेक्टेड लाइट इधर जा रहा है, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कुछ ऐसा जा रहा है। सो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि हर एक पॉइंट से जो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो रिफ्लेक्शन करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक डायरेक्शन में जाते हुआ नहीं दिख रहे हैं, वो सारे अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल रहे हैं। डिफरेंट डायरेक्शंस में फैलने की वजह से यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन है इसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो नाउ इफ वी कम टू द डेफिनेशन, द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस में जब वो रिफ्लेक्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये कब होता है? तो ये हमेशा
रफ सरफेसेस से ही होगा, यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, रफ सरफेस से होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि हर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हमने नॉर्मल बनाया है, अब वो नॉर्मल्स क्योंकि अलग अलग डायरेक्शंस को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल रखना था हमें, उसके हिसाब से अगर हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है लॉ को फॉलो करते हुए, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है इसको। और इस केस में कोई इमेज बनता नहीं है, राइट। इरेगुलर रिफ्लेक्शन से कभी भी इमेज नहीं बनेगा, लेकिन अगर बनेगा भी, जैसा कि वो सेकेंड इमेज हमने देखा था, वहाँ पे इमेज फॉर्म तो कर रहा था पानी में, बट वो ब्लर था, है ना। तो अगर इमेज बनेगा तो वो ब्लर बनेगा, अदरवाइज इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे जनरली होता नहीं है। तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट को नोट करके रखना है कि ये जो रिफ्लेक्शन है इसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दूसरा नाम है इसका, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट रेज है वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल रहे हैं ना, इसका डिफ्यूजन हो जा रहा है इस वजह से। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आप सबको रिफ्लेक्शन के टाइप्स क्लियर हो गए हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इमेजेस क्या होते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक रहने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस का डेफिनेशन है वो इन टर्म्स ऑफ लाइट समझना है, यानी कि फिजिक्स में जो हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो लाइट के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इमेजेस क्या होते हैं ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ऑब्जेक्ट को जब हम लोग समझेंगे तो हम लोग उसके टाइप्स को भी देखेंगे। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दी ऑब्जेक्ट्स, तो आप जानते हो ऑब्जेक्ट्स मेनली दो तरह के होते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? तो ऑब्जेक्ट जो है वो दो टाइप के कौन कौन से हैं? तो एक हो गया हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। वैसे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स के डेफिनेशन की बात करें ना, तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एनीथिंग which gives out light or reflect the light falling on them are known as objects। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है? बेसिकली वैसे चीजें जिससे जो लाइट एमिट करें या फिर उनके ऊपर जो लाइट आ रहा है वो उसको रिफ्लेक्ट करा दें, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हाँ वो ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में आएंगे। अब उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो खुद के लाइट को एमिट करें विच गिव्स देयर ओन लाइट, उसको हम लोग कहेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, ओके। एंड जो नॉन लुमिनस होंगे वो क्या होंगे? नॉन लुमिनस का मतलब जो खुद का लाइट तो एमिट नहीं कर रहे हैं, बट वो लाइट जो उनके ऊपर फॉल कर रहा है ना उनके सरफेस पे, वो उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। सो उस वजह से यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया? नॉन लुमिनस। सो व्हाट इज लुमिनस? अब लुमिनस की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट, दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट, उनको हम लोग कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। और नॉन लुमिनस उसके अदर साइड में क्या होते हैं कि दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, those objects which do not emit their own light are known as non-luminous objects। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो luminous objects है ना वो भी फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किए जाते हैं। अब वो दो फर्दर कैटेगरीज क्या है? तो इसका एक कैटेगरी तो ये हो गया कि ये हो गया इसमें कि कुछ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऑलरेडी नेचर में पाए जाते हैं, नेचुरल, और कुछ जो है वो हमने खुद से बनाए हैं, राइट, यानी कि आर्टिफिशियल। सो आर्टिफिशियल। अब नेचुरल की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो सन है हमारा सोलर सिस्टम का, सन या और भी जो अदर स्टार्स आपको दिखते हैं,
एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गए हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हो गए, नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। और आर्टिफिशियल में हम लोग क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं, जैसे बल्ब हमने बनाया है ना, बल्ब बनाया, वहाँ से भी लाइट एमिट हो रहा है, राइट। फिर हमारे पास कैंडल्स है, या जब हम लोग रात को निकलते हैं तो हमें टॉर्च चाहिए होता है ताकि हमें चीज़ें आसानी से दिख जाए, है ना, तो टॉर्च हम लोग यूज़ करते हैं, तो टॉर्च से भी लाइट एमिट हो रहा है। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो हमने बनाए। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर। तो यहाँ पे एक हो गया हमारा नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट, और फिर हो गए हमारे पास आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स हो गए। अब ये तो अभी जो हमने ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई किया है वो हमने इस बेसिस पे किया है कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट हो रहा है खुद का या नहीं, या वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो खुद का लाइट एमिट नहीं कर रहे हैं बट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उस बेसिस पे हमने ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से क्लासीफाई किया। जब हम लोग प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन की बात करेंगे ना, वहाँ पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग प्लेन मिरर्स का रिफ्लेक्शन कंप्लीटली स्टडी करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सो अभी फिलहाल आपको ये डेफिनेशन याद रखना है ऑब्जेक्ट और उसके डिफरेंट टाइप्स। अब अगर हम लोग इमेजेस की बात करें कि इमेजेस क्या होते हैं, राइट, तो इमेजेस की अगर हम लोग बात करें तो अब उसके पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे फोटोज दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये एक लड़का है जो कि एक मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देख रहा है, राइट। तो बेसिकली ये जो लड़का है वो अपने आप इमेज देख रहा है। बेसिकली वो क्या कर रहा है, इस प्लेन मिरर में वो अपना इमेज देख रहा है। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज देखें कि अगर आप थिएटर जाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, तो आगे क्या होता है, एक बड़ा सा स्क्रीन लगा होता है और पीछे प्रोजेक्टर से यहाँ पे क्या आते हैं, लाइट, पीछे प्रोजेक्टर से लाइट आता है ना, और वो लाइट के वजह से यहाँ पे क्या बनता है, एक इमेज क्रिएट होता है इस स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये जो इमेजेस है वो बन कैसे रहे हैं एक्चुअल में, ये इमेज कैसे बना, ये इमेज कैसे बना, तो इमेजेस बेसिकली बनते कैसे हैं। तो सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, वो लाइट एमिट किया, है ना, लाइट एमिट करने के बाद अब जो लाइट उस पर आ रहा था वो तो इंसिडेंट लाइट था, जो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हुआ यानी कि टकराने के बाद जो वहां से बाउंस बैक किया वो रिफ्लेक्टेड रे है। तो जब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मीट करते हैं ना, जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वहां पे क्या बनता है, उसका इमेज बनता है। तो अगर हम लोग इमेजेस की बात करें तो इमेजेस क्या होते हैं, इमेजेस आर बेसिकली द इसको हम लोग ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि when the reflected rays of light meet each other or appear to meet then the image is formed, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज जब आपस में मीट करें एक्चुअल में, या ऐसा लगे हमें कि वो मीट कर रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं मीट करते हुए, बट एक्चुअल में वो मीट करते नहीं है, वो हमें लगता है कि वो मीट कर रहे हैं। उस केस में जिस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज या जो भी रिफ्लेक्टेड रेज हम लोग देख रहे हैं वो अगर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे क्या बनता है, उसका इमेज बनता है। तो अगर हम लोग इमेज की बात करें तो इमेज जो है ना वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें से एक इमेज जो होता है वो होता है हमारा वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं, तो उसको अभी हम लोग डायग्राम से समझेंगे, फोटो से समझेंगे। और दूसरा हो गया हमारा रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या डिफरेंस है वो भी अभी हम लोग देखते हैं। तो इमेज और उसके टाइप्स की बात करें तो इमेज क्या है, इमेज बेसिकली यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, सरफेस से, और सरफेस से टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मीट करते हैं, तो जिस पॉइंट पे वो मीट करें या हमें लगे ऐसा कि वो मीट कर रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं मीट करता हुआ, वहाँ पे क्या बनता है, उनका इमेज बनता है। और उस बेसिस पे यहाँ पे जो इमेजेस हैं, अब जब एक्चुअल में मीट करेंगे तो हम लोग कहेंगे उनको रियल इमेजेस, और जब हमें लगेगा ऐसा कि वो मीट कर रहे हैं बट एक्चुअल मीट करते नहीं है वो, उनको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहला जो यहाँ पे कैटेगरी है वो वर्चुअल इमेज का है। तो यहाँ पे एक्चुअल में आप देखो हो क्या रहा है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अपने अगले लेक्चर में और डिटेल में समझेंगे कि ये जो प्लेन मिरर है इसमें जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो एक्चुअल में होता कैसे है, उसके पीछे का फिजिक्स क्या है। तो अभी फिलहाल ये जो लड़का इस प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, जब ये अपने इमेज को देखता है तो बेसिकली आप देखो क्या होगा, अब जो लाइट सोर्स है वो इसके बॉडी से टकरा के
रिफ्लेक्ट हो रहा है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो मिरर से टकरा रहा है। तो मिरर से टकराने के बाद अब वो लाइट रेज एक्चुअल में तो मीट नहीं करेगा, तो लाइट रेज आया और वहां से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गया, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद तो वो दूर जा रहे हैं, तो अब वो मीट कहाँ पे कर रहे हैं, तो वो मीट एक्चुअल में तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको ऐसा माने कि वो कहीं से मीट तो किए होंगे और वहां से फिर वो बाहर निकल रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे वहां पे क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वर्चुअल इमेज वो इमेज होते हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं किए जा सकते, एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं करते वहां पे, तो उस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो होता है वर्चुअल इमेज। सो यहाँ पे हम लोग वर्चुअल इमेज को क्या बोलेंगे, इमेजेस which cannot be obtained on the screen as the reflected rays appear to meet then are known as appear to meet are known as virtual image। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि वर्चुअल इमेज आपको कहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, तो वो हम लोग बोलते हैं कि वर्चुअल इमेजेस जो हैं वो सबसे पहला कि जो प्लेन मिरर्स होते हैं, इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स, इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स आर ऑलवेज वर्चुअल, आर ऑलवेज वर्चुअल, ये हमेशा वर्चुअल ही होंगे, आर ऑलवेज वर्चुअल। और अब जब हम लोग अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग कुछ स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सम स्फेरिकल मिरर्स, लाइक यहाँ पे हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है ना, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर्स कैन ऑल्सो फॉर्म वर्चुअल इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा आपको वर्चुअल इमेज ही दिखेगा, कॉनकेव मिरर में कोई एक स्पेशल केस होता है जब वहां पे वो इमेज वर्चुअल बना सकता है, बट अदरवाइज कॉनकेव मिरर मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो आई होप आप सबको यहाँ पे वर्चुअल इमेज क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। अब हम लोग साथ में समझ लेते हैं कि रियल इमेज क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअल में स्क्रीन के ऊपर मीट कर रहे हैं, तभी तो ये इमेज बन रहा है ना स्क्रीन के ऊपर। तो रियल इमेज हम लोग कहते हैं कि द इमेजेस which can be obtained on the screen as which can be obtained on the screen as the reflected rays meet actually are known as real image, are known as real images। ओके, एग्जाम्पल क्या है रियल इमेजेस के, तो जैसा कि थिएटर में आप देखते हो, इन सिनेमा हॉल image formed on the screen, they are the examples of रियल इमेज। तो ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो कि हम लोग अपने थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, सो यहाँ पे जो रेटिना होता है ना हमारे ह्यूमन आई में, तो इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज ऑल्सो रियल, बिकॉज रेटिना एक स्क्रीन है, उसके ऊपर वो इमेज बनता है, राइट। तो इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आवर आई इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज। सो आई होप आप सबको वर्चुअल इमेज क्या होता है ना, और रियल इमेज क्या होता है, ये आप सबको क्लियर हो गया। तो आज का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आज हम लोग बस इस वीडियो में इतना ही है। तो आज हमने जो वीडियो है इस सेशन में, इस लेक्चर में हमने देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, फिर हमने समझा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, और उसके बाद हमने समझा कि ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस क्या होते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करना, ठीक है। और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो
अगला जो लेक्चर होने वाला है, जो कि लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर से इमेजेस कैसे बनते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और साथ साथ कि उसके यूजेस क्या हैं, और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो आई होप आप सबको आज का जो सेशन है वो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप वो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे डाउट पूछ सकते हो, डेफिनेटली हम लोग आपके डाउट को आंसर करेंगे। सो आई होप आप सबको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आज क्या नया सीखा आपने, ठीक है, और वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हैं आप, राइट। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, राइट। और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, ताकि कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो। तो आपका पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो जस्ट वी वांट कि आप यहाँ पे चीज़ों को फॉलो करो, और जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे और जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझोगे। यहाँ पे किसी भी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है। वी डोंट फोकस ऑन रोट लर्निंग। यहाँ पे हमारा पूरा फोकस होता है कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल जो है वो बच्चों को समझाएं। वी फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। सो फॉर दैट यू जस्ट हैव टू बी अटेंटिव वाइल लिसनिंग टू द लेक्चर, और नोट्स बनाओ, आप रनिंग नोट्स बनाओ, उसको फेयर कर सकते हो। फेयर करने की जरूरत नहीं है, अगर आप रनिंग नोट्स बनाए हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आज के सेशन का नोट्स भी मिल जाएगा, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर, अगर आपने अभी यहाँ तक बने हो तो दैट मीन्स कि आपका जो अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी अच्छा है, और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करने वाले हो। तो वीडियो को आप हमेशा फॉलो कीजिए, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। So that's all for the video everyone. Thank you so much. This is me Nikhil signing off. See you in the next lecture. Bye. Take care.